हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 25 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सरल सिम्स इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे जो कि स्टील सेक्टर से संबंधित है। साथ ही हम देखेंगे बेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देन हम देखेंगे मरीन प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि जो मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है उसमें काफी इंक्रीज देखा गया है। और देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने मरीन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। देन हम देखेंगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। आफ्टर दैट एक्सरसाइज सागर कवच के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल सिम्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो सरल सिम्स पहल है ये किस मंत्रालय का पहल है या किस मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सरल सिम्स इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का। आप यहां देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज लॉन्च्ड अ न्यू सिंप्लीफाइड registration facility called सरल सिम्स अंडर द स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम effective from 21st of November to ease steel import procedures। सरल सिम्स जो है ये सिंप्लीफाई करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल कंसाइनमेंट्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंपोर्ट्स अंडर एडवांस्ड ऑथराइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। It applies to steel and iron products under Chapter 72, 73, and 86 of the Indian Trade Classification Harmonized Systems 2022। Imports will make one annual declaration and will receive a single Saral SIMS number usable for multiple consignments in the financial year। आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो सरल सिम्स इनिशिएटिव है ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट that was recently seen in the news is located in which country। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना है जो कि हाल ही में खबरों में रही, ये किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर बांग्लादेश। आपको बताना है पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना किस देश में है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये स्थित है नेपाल में। आप देख सकते हैं Nepal has extended the survey license deadline for the West Seti hydropower project and allowed a direct agreement for another project by Satluj Jal Vidyut Nigam to support Indian power companies in developing hydropower in the Himalayan region। West Seti hydropower project is planned as a 750 megawatt hydroelectric storage project on the सेती रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है करनाली रिवर की और ये स्थित है नेपाल में। It is a storage based project, not a run of river project, allowing water to be stored during monsoon and electricity to be generated year around। This project is being developed by the National Hydropower Corporation Limited of India under a public-private partnership model।
सो आप ध्यान रखेंगे, वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये नेपाल में स्थित है, और जो रिवर इससे रिलेटेड है वो है सीती रिवर, और सीती रिवर ट्रिब्यूटरी है कर्नाली रिवर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which agricultural product recently recorded the highest export growth, contributing significantly to India's overall rise in agricultural exports during April to September 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कृषि उत्पाद ने सर्वाधिक निर्यात वृद्धि दर्ज की है, जिसने अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान भारत के कृषि निर्यात में जो समग्र वृद्धि है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके ऑप्शंस हैं बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, मरीन प्रोडक्ट्स या फिर पल्सेस। सो यहाँ पर आपसे जो सर्वाधिक निर्यात की गई वस्तुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि किस प्रोडक्ट ने, किस उत्पाद ने दर्ज की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये प्रोडक्ट्स हैं मरीन प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं। So, India's agricultural export sector has shown a strong resilience and growth, reflecting rising global demand and competitive pricing. So, in April to September 2025, India's farm exports touched around 26 billion US dollar, marking a 8 to 9% year-on-year increase, जो कि एक पॉजिटिव साइन है डिस्पाइट ग्लोबल सप्लाई चेन uncertainties. So, marine products led the growth, with exports rising from about 3.4 billion US dollar to nearly 4 billion US dollar, supported by improved aquaculture output and better quality compliance. सो अदर जो की कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं उनमें शामिल है कॉफी एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विच रजिस्टर्ड नोटिसेबल ग्रोथ ड्यू टू सस्टेन्ड ग्लोबल डिमांड डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट। सो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि मरीन प्रोडक्ट्स को इन्हांस करते हैं या उनकी ग्रोथ में काफी सहयोगी हैं। वो इनिशिएटिव्स हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड इम्प्रूव्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स हैव स्ट्रेंथेंड the sector's competitiveness. So overall, the data indicates a resilient export ecosystem, helping India maintain momentum even amid global economic slowdown and trade disruptions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पर जो 8 कोर उद्योगों के सूचकांक हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज पब्लिश्ड मंथली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे हम एनएसओ के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है द 8 कोर इंडस्ट्रीज collectively comprise more than 50% of the weight of items included in the index of industrial production. And third statement is the base year for the index of 8 core industries is 2011 and 12. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, ना कि एनएसओ के द्वारा। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये कलेक्टिवली कंप्राइज करती हैं अराउंड 27%, नॉट मोर देन 50%। आप यहाँ देख सकते हैं। So the index of 8 core industries is published by the Office of Economic Advisor under the Ministry of Commerce and Industry. And it is not published by the NSO. While the core industries are a major component of the industrial sector, they collectively make up 27% of the weight of the items included in the index of industrial production, not more than 50%. So the current base year for the index of 8 core industries is 2011 and 12, which aligns with the base revision of the national accounts. So the ICI serves as a lead indicator for the IIP, and the stagnation or contraction in the core industries seen recently with 0% growth and often signals a broader slowdown in industrial output. सो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है जो कि मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है। एंड द इंडेक्स मेजर्स कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन सिलेक्टेड 8 कोर इंडस्ट्रीज। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनमें शामिल है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें सबसे ज्यादा वेट जो कैरी करता है वो है कोल। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। यहां पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट ओरिजिनेटेड एज अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम डायलॉग बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। And second statement is, Seychelles has announced to become a full member of the conclave. Third statement, one of the 5 pillars of cooperation is in the CSC is humanitarian assistance and disaster relief. And fourth statement is that the Colombo Security Conclave's secretariat is located in New Delhi. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम डायलॉग है बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ना कि थाईलैंड। और जो सीएससी का सेक्रेटेरिएट है वो है कोलंबो में, ना कि न्यू दिल्ली में। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ। So the Colombo Security Conclave originated in 2011 as a trilateral maritime dialogue between India, Sri Lanka, and Maldives. And Thailand is not a founding member of this dialogue. Seychelles was previously an observer but has announced its decision to join the Colombo Security Conclave as full member in 2025. इससे पहले बात करें तो 2024 में इस कॉन्क्लेव को बांग्लादेश ने भी ज्वाइन किया है। सो द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकसेस ऑन 5 सिक्योरिटी पिलर्स, जिनमें है मैरीटाइम
safety and security, then counterterrorism, transnational organized crime, cyber security and humanitarian assistance and disaster relief, जिसे हम HATR के नाम से जानते हैं. So the founding documents of the CSC Secretariat were formalized in Colombo, North New Delhi. अभी हाल ही में CSC जो है ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की जो मीटिंग है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, वो आयोजित की जा रही है न्यू दिल्ली में. और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, वो इस कॉन्क्लेव या इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding the coastal security exercise सागर कवच. तो यहाँ पर जो तटीय सुरक्षा अभ्यास है सागर कवच, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ बाईएनियल एक्सरसाइज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली बाय द इंडियन नेवी. एंड सेकंड, it aims to validate standard operating procedures against seaborne threats and infiltration. And third statement is, the exercise involves the use of Red Force teams to stimulate realistic enemy infiltration attempts. यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है सागर कवच एक्सरसाइज से संबंधित यहां पर कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बाई एनियल एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट तो करती है पर ये होस्ट नहीं करती है. सागर कवच जो एक्सरसाइज है ये होस्ट और कोऑर्डिनेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा. आप देख सकते हैं, while the Indian Navy participates, the exercise is hosted and coordinated by the Indian Coast Guard, and it is a multi-agency exercise involving the Navy, Coastal Police, Customs, intelligence agencies, etc., not exclusively by the Indian Navy. So the primary aim is to validate SOPs for coastal security and assess preparedness against threats like terrorism, smuggling, and sabotage. So to ensure realism, the exercise employs Red Force team acting as dummy intruders or terrorists to test the vigilance of the Blue Force, and this helps in gauging real-time vulnerabilities. So अभी हाल ही में एक्सरसाइज जो सागर कवच है इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया अलोंग द महाराष्ट्र एंड गोवा कोस्ट लाइन, जिस वजह से ये काफी चर्चा में रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which institution is hosting the National Wellbeing Conclave 2025 in collaboration with the Department of Higher Education? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्थान उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है. आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर. आपको बताना है जो नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 है
ये किस संस्था के कोलैबोरेशन में किया जा रहा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया जा रहा है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आप देख सकते हैं आईआईटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे in collaboration with the Department of Higher Education is hosting the National Wellbeing Conclave 2025. So 82 higher institutions including 20 IITs, 6 triple ITs and 8 IIMs will participate in the two-day event. And the conclave will feature symposia and panel discussions focused on the future of well-being in Indian higher education. सो ये जो इवेंट है ये प्रोवाइड करेगा एक रोड मैप फॉर कैंपसेस टू अडॉप्ट इंटीग्रेटेड मॉडल्स दैट नर्चर वेलबींग एंड resilience. Faculty workshops will cover topics like enhancing counseling skills and promoting digital well-being among students. सो आप ध्यान रखेंगे नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 जो है ये आयोजित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।